अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी आप में से कुछ लोगों की कि नाइट्रॉक्स सीरीज़ की जो डेटा शीट है उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी सारी डिटेल्स को एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि नाइट्रॉक्स की जो डेटा शीट है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर विद जो नॉर्मल इन्वर्टर्स IP21 में अवेलेबल हैं। और नाइट्रॉक्स सीरीज़ इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रॉक्स सीरीज़ बेसिकली आप कह सकते हैं कि इन्वर्टर्स में करोला है। जिस तरह से पाकिस्तान में आपको हर दूसरे गली मोहल्ले में करोला नज़र आती है, इसी तरह से जब भी आप सोलर पैनल्स की और सोलर इन्वर्टर्स की बात करेंगे तो नाइट्रॉक्स सीरीज़ जो है वो आपको सबसे ज़्यादा इंस्टॉल हुई नज़र आएगी, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे 5 किलोवाट या उससे ऊपर के सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो मूव करते हैं नाइट्रॉक्स सीरीज़ पे और उसकी डेटा शीट पे। अब अगर आप इसकी डेटा शीट को देखें तो नाइट्रॉक्स की जो डेटा शीट है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मॉडल अप्रॉक्स 6 किलोवाट। ऑब्वियसली इसकी रेटेड पावर है। रेटेड टाइप आप इसमें लेड एसिड और लिथियम दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है बैटरी वोल्टेज रेंज। बैटरी का जो वोल्टेज रेंज है वो 40 to 60 वोल्ट तक ऑपरेट हो सकती है। नॉर्मली जो बैटरी के वोल्टेजेस हैं वो 54 से अराउंड 42 तक रहते हैं। 42 के बाद सिस्टम जो है वो आप समझ लें कि मज़ीद वर्क नहीं करता और ट्रिप हो जाता है। तो 40 to 60 इन्होंने मैक्स लिखी हुई है, बट आप अपने माइंड में रखेंगे 42 to 56 एट मैक्स ये रेंज रहती है। और 56 भी समझे फ्लोटिंग वोल्टेज है। नॉर्मली होता यह है कि जैसे ही ग्रिड लाइट जाती है और सिस्टम जो है वो बैटरीज पे आता है तो 56 से बहुत तेज़ी से बैटरी गिरती है, समय अराउंड 51-50 वोल्ट्स पे, एंड देन स्लोली स्लोली ये गिरते गिरते 42 तक आते आते आप समझें फिर सिस्टम ट्रिप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्स चार्जिंग करंट। अब इसमें जो मैक्स चार्जिंग करंट दिया हुआ है वो 135 एम्प्स दिया हुआ है। अच्छा, ये वही करंट है जो कि आप अलाउ करते हैं कि चार्जिंग करंट कितना मैक्सिमम जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने 135 दिया हुआ है। ये जो 135 एम्पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 135 एम्पेयर बैटरी को डायरेक्टली करंट जा रहा होगा, बिकॉज जब करंट ड्रॉ किया जाता है तो उसमें फिर कन्वर्जन्स होती हैं। बैटरी के वोल्ट को भी देखा जाता है, उस हिसाब से इन दोनों को मैनेज करके बैटरी के जो वोल्ट्स हैं यानी 48 वोल्ट का बैटरी बैंक होता है, उसके हिसाब से मैनेज करके आगे करंट फॉरवर्ड किया जाता है। आप खुद भी ये नोटिस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 30 एम्पेयर भी रखा हुआ है तो जो बैटरी को करंट जा रहा होता है सिस्टम से वो कभी भी मैक्स 30 एम्पेयर तक नहीं जा रहा होता। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये मैक्स वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेकिन सिस्टम एग्जैक्टली उन मैक्स वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करता। सिस्टम जो उसके साथ एक्सेसरीज लगी हुई होती है उनको भी देखता है, उसके हिसाब से मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद है मैक्स डिस्चार्जिंग करंट। ये 135 एम्पेयर है, यानी जो मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट सिस्टम आपको दे सकता है वो 135 एम्पेयर है फ्रॉम बैटरी। इसके साथ फिर हम बात करते हैं अगर चार्जिंग स्ट्रेटजी फॉर लियॉन बैटरी। अच्छा, फॉर लिथियम बैटरी इसमें जो है वो लिथियम बैटरी के लिए जो BMS सिस्टम है वो सेल्फ इंस्टॉल आता है, यानी आप डायरेक्टली इसको लगा के चला सकते हैं। सेल्फ एडेप्टेशन टू BMS है। ये वो एक चीज़ है कि जो कि बहुत सारे इन्वर्टर्स जो नेटवर्क सीरीज़ के नहीं है उनमें अगर आपको लिथियम बैटरी लगानी होती है और वो सपोर्टेड होते हैं तो उनमें आपको एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वगैरह लगाने होते हैं। बट इसमें सेल्फ एडेप्टेशन है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप इसमें लिथियम बैटरीज भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ बैटरी इनपुट। बैटरी का जो इनपुट है वो सिर्फ एक ही हो सकता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 4 बैटरीज लगाई हुई 48 वोल्ट की और मैं चाहता हूँ कि 2 या 4 मज़ीद बैटरी ऐड कर सकूँ, मैं 8 बैटरी कर सकूँ, तो मैं एडिशनल बैटरी इनपुट नहीं दे सकता या एडिशनल बैंक इसमें नहीं लगा सकता। इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर आपने कभी बैटरीज़ को बढ़ाना है तो बैटरीज़ को बढ़ाने के लिए आप पैरेलल कनेक्शंस कर सकते हैं, बट उसमें भी आपको ये देखना होगा कि वो सपोर्टेड हैं या नहीं है आपके सिस्टम के। मैंने ये चीज़ ट्राई नहीं की है अभी तक अपने इन्वर्टर के साथ, बट दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपको सिस्टम में अपना बैकअप बढ़ाना है तो आप पैरेलल में बैटरीज़ को मज़ीद ऐड
कर सकते हैं। इन केस में तो ये होता है कि आपने बैटरीज को सीरीज़ में ऐड किया होता है, 4 बैटरी सीरीज़ में ऐड की तो एक बैंक बन गया 48 वोल्ट का। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो 48 वोल्ट का बैंक बना है, मैं इस बैंक की टोटल कैपेसिटी को बढ़ाऊँ, तो दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका तो ये है कि मैं बैटरीज को कम्प्लीटली चेंज करूँ, यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है 100 एम्पेयर वाली बैटरीज लगी हुई हैं तो मैं 100 एम्पेयर की जगह 200 एम्पेयर वाली बैटरीज लगा दूँ। एक तरीका कार ये है। दूसरा तरीका ये आ रही है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी 200 एम्पेयर की बैटरीज लगी हुई हैं लेकिन मैं मजीद बैकअप बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे बैटरीज बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं बैटरीज को कैसे बढ़ाऊंगा? फिर मुझे 4 बैटरीज का एक और बैंक लाना पड़ेगा, और फॉर एग्जांपल 200 एम्पेयर की 4 बैटरीज का एक और बैंक लाना पड़ेगा, और वो बैंक मैं पैरेलल में कनेक्ट कर सकता हूँ एग्जिस्टिंग बैंक के। बट ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, इसलिए मैं खुद से ये रिकमेंड नहीं कर रहा, बट थ्योरेटिकली इट्स पॉसिबल टू डू दैट। साथ में फिर आगे चलते हैं पीवी के स्ट्रिंग इनपुट डेटा पे। मैक्सिमम डीसी इनपुट पावर 7800। अब ये चीज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप देखें कि नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट की आउटपुट पावर के साथ आ रहा है, लेकिन जो पीवी की सपोर्ट है वो 7800 तक इसने दी हुई है। 7800 तक का मतलब ये है कि आप इसमें जो पैनल लगा सकते हैं वो 7800 वॉट तक के पैनल लगा सकते हैं। इसका ऑब्वियसली फ़ायदा आपको होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में, जब रोशनी कम होती है तो आपके पास एक्सटेंसिव पावर अवेलेबल होती है, आप देर तक प्रोड्यूस कर सकते हैं एक अच्छी पावर को। उसके बाद है मैक्स डीसी इनपुट वोल्टेज। तो जो मैक्स डीसी इनपुट वोल्टेज है वो आप 500 वोल्ट्स तक दे सकते हैं, यानी पीवी से जो मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है वो आप 500 वोल्ट तक इसका है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 500 वोल्ट तक तो इसका है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना होगा आगे जाके कि एमपीपीटी जो इसका वोल्टेज है वो कितना है। 500 इसका मैक्स है, यानी सिस्टम 500 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है अगर आपने दिया, लेकिन इसका जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो 500 तक पे ऑपरेट नहीं करेगा, वो आगे चल के देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टार्टअप वोल्टेज 125 वोल्ट। अच्छा, स्टार्टअप वोल्टेज वो होता है कि जो कि इन्वर्टर को किक करवाने के लिए ज़रूरी होता है। यानी आप ये समझें कि अगर आपने इन्वर्टर को ऑन करना है और आगे आउटपुट लेनी है तो कम से कम 125 वोल्ट होने चाहिए। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल ये वाला इन्वर्टर लिया और आपने 2 प्लेटें लगाई 550 वोल्ट की, आपने 1 किलो वोल्ट की प्लेट लगा के इसको स्टार्ट करने की कोशिश की या काम इसको वर्क कराने की कोशिश की तो वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज 550 वोल्ट की जो प्लेट्स हैं वो 45 वोल्ट उसकी एक प्लेट प्रोड्यूस करती है। आपने सीरीज में भी लगाई तो वो 45 90 वोल्ट होगा, तो उस केस में वो ही नहीं करेगा। कम से कम भी इस वाले इन्वर्टर को चलाने के लिए आपको 4 प्लेट्स चाहिए 500 या 550 वॉट की, और फिर ये इट वुड बी आई मीन यूजेबल। 4 प्लेट से कम में ये इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं एमपीपीटी वोल्टेज रेंज में, वो है 150 से 425। ये रेंज है आपके चार्ज कंट्रोलर की। अगर आपका जो बैटरी चार्जिंग पूरा सिस्टम है वो 150 वोल्ट डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा पैनल से तो वो बैटरी इसको चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि वो ट्रिगर ही नहीं होगा। इसी तरह से अगर 425 से ऊपर होगा तब भी वो काम नहीं करेगा। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये देखें स्टार्टअप वोल्टेज 125 है, 125 पे इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा, इन्वर्टर काम करना शुरू कर देगा, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होंगी 125 वोल्ट पे। इसी तरह से मैक्स डीसी इनपुट जो है वो 500 वोल्ट है, तो 500 वोल्ट तक अगर आप ले गए सिस्टम को सीरीज़ में लगाते हुए, ठीक है, यानी आप ये समझें कि अगर आपने तकरीबन 11 प्लेट्स 500 वॉट वाली सीरीज़ में लगा दी तो सिस्टम तो चल जाएगा, लेकिन फिर चार्ज कंट्रोलर नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी होती है टू मेक श्योर कि आपका चार्ज कंट्रोलर भी चले और सिस्टम भी चलता रहे। उसके बाद है रेटेड डीसी इनपुट वोल्टेज। जो रेटेड डीसी इनपुट वोल्टेज है वो 370 है, ठीक है, यानी ये भी वो लैब वाला है कि 370 पे जो है इन्होंने इसको रख के टेस्ट किया हुआ है, और इसकी रेटिंग्स जो हैं वो 370 पे ऑप्टिमल आपको जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मैक्स ऑपरेटिंग पीवी इनपुट करंट 18+18, बिकॉज इसमें जो एमपीपीटी चार्जर्स हैं वो 2 दिए हुए हैं इन्होंने,
तो बेसिकली आप 2 स्ट्रिंग्स बना के इसकी इनपुट दे सकते हैं। तो दैट्स वाई ये वो कह रहा है कि आप 18 + 18 आप इसको दे सकते हो। यानी एक MPPT चार्ज कंट्रोलर का जो इनपुट है वो 18 एम्पियर तक मैक्स ले सकता है और दूसरा वाला 18 एम्पियर तक मैक्स ले सकता है। इसका मतलब एक और ये भी है कि आपने ये देखना होगा कि 600 से ऊपर वाली जो प्लेट्स होती हैं उनको देखना होगा कि वो अगर 18 एम्पियर से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं तो वो फिर आप इसमें यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो 500 550 वाली बहुत आराम से यूज़ होंगी इसमें, लेकिन 600 से ऊपर वाले की डेटा शीट देखनी पड़ेगी। अगर वो 18 एम्पियर से ज़्यादा का प्रोड्यूस कर रही हैं करंट तो वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएंगी। मैक्सिमम इनपुट शॉर्ट सर्किट करंट 27 + 27। अच्छा, ये जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है ये बताता है कि अगर आगे कोई भी इसमें डिवाइसेस आपकी ना लगी हुई हों और आप जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट करें या शॉर्ट सर्किट सर्किट को शॉर्ट करें तो जो सिस्टम मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है वो 27 एम्पेयर कर सकता है दोनों चार्जर के केस में। ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेशन जो है वो 18 + 18 है, ठीक है। इससे ऊपर वो ऑपरेट नहीं करेगा, बर्दाश्त वो कर सकता है 27 + 27, ठीक है। तो ये चीज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि एक चीज़ है वो डिज़ाइन की गई है या एक गाड़ी है वो डिज़ाइन की गई है 600 किलोग्राम वेट के लिए, ठीक है। तो वो ऑप्टिमल प्रोड्यूस करेगी, ऑप्टिमल वर्क करेगी 600 किलोग्राम। आप अगर चाहें तो उसमें 700 किलोग्राम भी रख दें, तो रखने को तो आप रख दें और शायद गाड़ी आप चला भी लें, लेकिन वो उसके लिए डिज़ाइन नहीं की गई। ये डिज़ाइन 18 + 18 के लिए की गई है। मैक्स जो ये करंट दिया गया है शॉर्ट सर्किट करंट, सिर्फ ये बताया गया है कि सिस्टम कितना बर्दाश्त कर सकता है। नंबर ऑफ MPPT ट्रैकर्स, ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपके सोर्सेज हैं MPPT के वो 2 हैं यहाँ पे। अच्छा, 2 जो सोर्सेज हैं उसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि एक और चीज़ जो पॉसिबिलिटी होती है अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हों इनपुट के, तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि एक जो इनपुट है वो आपने सोलर से ले लिया और दूसरे जो इनपुट है वो आप विंड टरबाइन से भी ले सकते हैं। पाकिस्तान में अभी ये वाली चीज़ इतनी आई नहीं है, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है अगर आप ये चाहते हैं कि आप दिन में भी और रात में भी जो करंट है या जो एनर्जी है वो खुद से प्रोड्यूस करें और वाटर के इलेक्ट्रिक से बिल्कुल भी ना लें। तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप एक जो इनपुट है उस पर आप सोलर लगाएं, वो सोलर से चलता रहेगा, और दूसरे जो इनपुट है उस पर आप विंड टरबाइन लगाएं। लेकिन पाकिस्तान में मुझे अभी तक नहीं पता, अगर किसी ने किया हो तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, बट दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, जस्ट टू लेट यू नो। उसके बाद हम आ जाते हैं AC इनपुट आउटपुट डेटा पे। तो जो AC का डेटा है, रेटेड AC इनपुट आउटपुट एक्टिव पावर 6000 वाट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि मैक्सिमम जो रेटेड उन्होंने जिस पे उन्होंने टेस्टिंग वगैरह की हुई है वो 6000 वाट पे की हुई है, और 6000 वाट की आउटपुट वो आपको दे सकता है। ये रेटेड है मैक्स। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मैक्स AC इनपुट आउटपुट अपेरेंट पावर। पावर से मुराद ये होती है कि जो भी आपकी इंटरनल सर्किटरी होती है उसमें कुछ रेजिस्टेंस होती है ऑल्टरनेट करंट की एनर्जी को अपोज करने के लिए। इसको आप इस तरह से समझें कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, और 50 हर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आप समझें हर 1 सेकंड में करंट जो है वो अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता है, ठीक है। साइनसॉइडल वेव बनती है। तो ये जब डायरेक्शन को चेंज करता है तो जो सर्किट है उसमें कुछ रेजिस्टेंस पैदा होती है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के लिए उसकी वजह से कुछ लॉसेस होते हैं। तो वो लॉसेस की वजह से आपको जो अपेरेंट पावर होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर विद रेटेड पावर के। अब वो करते हैं हम रेटेड AC इनपुट आउटपुट करंट पे 27.3 और आउटपुट है 26.1। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि लैब टेस्टिंग में जब इन्होंने टेस्ट किया है तो इन्होंने जो है इनपुट और आउटपुट को टेस्ट किया हुआ है, 27.3 करंट दे के चेक किया है और 26.1 आउटपुट किया है। इसका मतलब ये है कि जो ये बीच का आप करंट देख रहे हैं 1.2 एम्पेयर, ये इंटरनली सर्किटरी जो है वो खा रही है ये करंट, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ये नॉर्मल है। ये तकरीबन जितने भी इन्वर्टर्स पर मार्केट में अवेलेबल हैं तकरीबन सारे ही इन्वर्टर में कुछ ना कुछ करंट जो है वो लॉस होता है, और ये इट्स अ कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए ये कहा जाए कि इन्वर्टर ठीक नहीं है।
ये तकरीबन सारे इन्वर्टर में आपको करंट लॉसेस मिलते हैं 1 एम्पेयर के करीब। उसके बाद है मैक्स एसी इनपुट आउटपुट करंट एम्पेयर, वो है 30/28.7। इसमें भी वही वाली बात है, एक चीज़ इन्होंने रेटेड दी है और एक चीज़ इन्होंने मैक्स दी है। रेटेड वही वाली चीज़ है जो लैब उसमें टेस्ट की गई है, और मैक्सिमम जो एक्चुअल सिनेरियो में देखी जा रही होती है। उसके बाद हम मूव करते हैं मैक्सिमम कंटिन्यूस एसी पास थ्रू ग्रिड टू लोड 40 एम्पेयर। ये जो इसने इसने बात की है ग्रिड टू लोड, देखिए हमेशा होता ही है कि आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जब आपने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ होता है और जिसमें एम्पेयर्स भी आ रहे होते हैं अपने डीबी में एट इनपुट साइड, तो वहाँ पे जो करंट्स आ रहे होते हैं और जो करंट्स शो हो रहे होते हैं आपके इन्वर्टर के अंदर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है 1 2 3 एम्पेयर का। और वो जो डिफरेंस है वो पैसिव लोड की वजह से होता है, जो पूरे घर की सर्किटरी का पैसिव लोड है। और उसमें इसने ये बात बताई है कि वो मैक्स जो वैल्यू है वो 40 एम्पेयर को टच कर सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं पीक पावर ऑफ ग्रिड, 2 टाइम्स ऑफ रेटेड पावर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना कि जो भी आपका सिस्टम है उसकी जो पीक पावर है वो ट्वाइस अगर है तो एक नॉर्मल है और एक अच्छी बात है। बिकॉज आपको पता है कि जो हमारी मोटर्स होती हैं, एयर कंडीशंस होते हैं, जब वो स्टार्ट होते हैं तो वो एक जर्क लेते हैं, एक सर्ज आता है करंट का, एक पीक आती है, स्पाइक आती है, अचानक से उनको बहुत ज़्यादा करंट वो लेते हैं, और ये तकरीबन 10 सेकंड या उससे कम में ही होता है। मतलब आप समझें कि बहुत ज़्यादा भी होगा तो वो शुरू के 1 या 2 सेकंड लेंगे एंड देन दे कम बैक। उस सर्ज को काउंटर करने के लिए जो पीक पावर है किसी भी सिस्टम की, वो उसको काउंटर करती है। यानी अगर 5 किलोवाट का सिस्टम है, आपको पता है वहाँ पे मोटर भी चल सकती है, एसी भी चल सकती है, सारी चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन जब आप मोटर ऑन करते हैं तो अचानक से एक जर्क आता है, एक सर्ज आता है, उसको ये पीक पावर काउंट करती है। दैट्स वाई इसने बोला है 2 टाइम्स द रेटेड पावर। उसके बाद है पावर फैक्टर एडजस्टमेंट रेंज, 0.8 लीडिंग एंड लैगिंग। अच्छा, इसमें ये जो लीडिंग और लैगिंग है ये इंडक्टिव लोड और कैपेसिटेंस वाला जो लोड होता है उससे लिंक है। बट आम ज़ुबान में आप ये समझें कि 0.8 जो फैक्टर है वो कोई अच्छा फैक्टर नहीं होता किसी भी इक्विपमेंट के लिए। अगर पावर फैक्टर 0.8 है तो इसका मतलब यह है कि वो हर एक वॉट में से 0.2 वॉट जो है वो कैंसिल आउट करेगा या उसको ज़ाया कर देगा। नॉर्मली जो इस वक्त एडवांस हमारे पास इन्वर्टर्स आ रहे हैं उसमें जो पावर फैक्टर है वो 1 का होता है। तो ये वाला जो पावर फैक्टर है जिसमें इसने 0.8 दिया हुआ है, इट्स नॉट अ वेरी गुड पावर फैक्टर। उसके बाद है रेटेड इनपुट आउटपुट वोल्टेज रेंज, 220-230। ये इसका इनपुट आउटपुट है, यानी इनपुट अगर आप 220 दे रहे हैं तो आउटपुट आपको 220 मिलेगा। और बाकी आगे इसने जो रेंज लिखी है 0.85 UN टू 1.1 UN, ये बेसिकली रेशियो होता है किसी भी रेंजेस को बताने के लिए। ये जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं शायद इसको लिख के बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है। मुख्तसरन ये बात बता दूं कि श्राइडर इलेक्ट्रिक और जो यूएस की कंपनीज़ हैं, जब वो अपने इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती हैं तो वो रेंजेस यूएन में प्रोवाइड कर रही होती हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वो रेशियो होता है जो कि 230 वोल्ट से निकाला गया होता है। रेंज रेटेड इनपुट आउटपुट ग्रिड फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्वियसली हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज़ है, 50 हर्ट्ज़ की इनपुट है, और जो ये आउटपुट है ये 45 से 55 हर्ट्ज़ की देगा। दैट्स फाइन, इस पर वर्क कर जाता है, ठीक है। और बाकी उसने जो है वो आगे रेंजेस भी दी हुई हैं कि 60 हर्ट्ज़ पे भी ये जा सकता है। 60 हर्ट्ज़ का भी अगर हो सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएस में 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो नॉर्मल है, और 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे फिर ये आपको आउटपुट 55 टू 65 हर्ट्ज़ दे सकता है। ग्रिड कनेक्शन फॉर्म लाइव न्यूट्रल पोटेंशियल अर्थ, ठीक है। तो ये आप देख लें, 3 आपके हैं वो के नॉर्मली भी जो हमारे पास इन्वर्टर्स हैं उसमें 3 ही आ रहे होते हैं। टोटल करंट हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टॉर्शन लेस देन 3%।
अच्छा, ये अब ये भी एक थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है। इसमें आप ये समझें कि जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो साइनसॉइडल वेव में होता है, और इन एक्चुअल होता ये है कि जब ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है तो किसी पॉइंट पे कोई एक फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली पूरे पाथ को फॉलो उस तरह से नहीं करती, जिसकी वजह से कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है, या जिसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। उसके बारे में ये कह रहा है कि वो लेस देन 3% होते हैं, विच इज़ वेरी गुड। जो कि अच्छी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें लेस देन 3% होते हैं, कुछ जगहों पे ये लेस देन 5% भी होते हैं, बट लेस देन 3% इज रियली गुड। डीसी इंजेक्शन करंट 0.5% पैनल से करंट आ रहा होता है, ठीक है, तो उसको को कन्वर्ट करना होता है ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो चूंकि इसको ऑल्टरनेटिंग करंट में करना होता है तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो करंट को कन्वर्ट नहीं कर पाता, और चूंकि कुछ पार्ट इसको करंट को कन्वर्ट नहीं कर पाता, उसको उसने कहा है कि वो लेस देन 0.5% है, विच इज़ फाइन, बिकॉज ये करंट अगर ज़्यादा हो तो आपका सिस्टम जो है वो चोक हो सकता है और काम नहीं कर सकता। तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन। ये एक एडिशनल थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आम आदमी के लिए इतनी ज़्यादा वैल्यू उस तरह से नहीं करती, इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल साइड के लोग हैं जिन्होंने जब लेते हैं इन्वर्टर, तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप नाइट्रॉक्सी क्यों ले रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल फ्रोनेक्स का क्यों नहीं ले रहे, या क्राउन का क्यों नहीं ले रहे, या जूनिक का क्यों नहीं ले रहे, या गो ग्रीन का क्यों नहीं ले रहे, तो अगर आपके पास इन सब की डेटा शीट होगी तो आप ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी और इन्वर्टर में टोटल करंट हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 4% से 5% से ज़्यादा है और इसकी लेस देन 3% है, तो ऑब्वियसली आप इस पे जाएंगे। इसी तरह से अगर उस किसी की रेटेड पावर 1 है, सो पावर फैक्टर 1 है और इसका 0.8 है, तो आप उस वाले पे जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। इसी तरह से जहाँ कहीं पे डीसी इंजेक्शन करंट जो है वो 0.5% से ज़्यादा है तो आप इस पे जाएंगे। तो ये वाली चीज़ होती है जो बेसिकली जब आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं, मल्टीपल इन्वर्टर्स होते हैं और सेम कैटेगरी के इन्वर्टर्स होते हैं, जैसे ये IP65 कैटेगरी है, तो आपको ये देखना होता है कि इनकी जो डेटा शीट्स हैं किसमें कौन सी अच्छी बात है और कौन सी चीज़ आपके लिए मायने रखती है, तो वो फिर आप लेते हैं। अच्छा, अब ये डिफरेंट एफिशिएंसी इन्होंने दी हुई है, ठीक है। 97% इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। यूरो एफिशिएंसी 96.5% है। अच्छा, अब ये यूरो एफिशिएंसी जब इन्होंने स्पेसिफिकली इसलिए इधर इसलिए डाली हुई है बिकॉज आई बिलीव कि इन्होंने ये वाला इन्वर्टर जो है यूरोपीय यूनियन में भी लॉन्च किया हुआ होगा। तो चूंकि इन्होंने यूरोपीय यूनियन में भी लॉन्च किया हुआ है, इसलिए इन्होंने इतनी डिटेल में ये वाली चीज़ डाली हुई है, बिकॉज वहाँ पे एफिशिएंसी की कैलकुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं उसमें कुछ मजीद चीज़ें ऐड की जाती हैं, जिसकी वजह से आप ये देखें कि 97.6% मैक्सिमम एफिशिएंसी कह रहे हैं और 96.5% यूरो एफिशिएंसी कह रहे हैं। एमपीपीटी एफिशिएंसी अबव 99% है। ये चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, बहुत सारे इक्विपमेंट प्रोटेक्शन हैं इसमें, ठीक है। इसमें कोई ये वाले जितने सारे इक्विपमेंट प्रोटेक्शन हैं इसमें से कुछ इक्विपमेंट प्रोटेक्शन आपको FE21 में भी मिल जाते हैं। मोटी मोटी बात यह है कि ये वाला इन्वर्टर जो है आपके सर्जिस को प्रोटेक्ट करता है, बैटरी को प्रोटेक्ट करता है, अर्थ की कोई डिटेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करता है, इम्पीडेंस लेवल्स की बैटरी साइड पे कुछ प्रोटेक्शन है वो करता है, यानी थर्मल प्रोटेक्शन करता है। काफ़ी सारी प्रोटेक्शन है जो उन्होंने दी हुई हैं, जो कि आम आदमी के लिए डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करती, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आपके पास मल्टीपल इन्वर्टर्स हों जिसमें से आपको सेलेक्ट करना हो और सेम बजट के इन्वर्टर्स हो, एंड देन यू आर गोइंग टू गो इनटू दोज डिटेल्स। बाकी सर्च प्रोटेक्शन लेवल जो है टाइप ये दी हुई है, और कम्युनिकेशन इंटरफेस में बाद में आते हैं। सर्च प्रोटेक्शन लेवल, अब ये जो सर्च प्रोटेक्शन लेवल की बात कर रहा है ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली अगर आप ये देखें कि जब आपके पास सर्जेस आती हैं वापडा से, या फिर आपके पास सर्जेस आती हैं किसी भी इक्विपमेंट से, ठीक है, तो सिस्टम को ये से बचाएगा या नहीं बचाएगा, तो वो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो प्रोटेक्शन ऑलरेडी इस पर लगी हुई है। अच्छा, अब इसकी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ये इस बात पे भी वैल्यू करता है कि सिस्टम इंस्टॉल कहाँ हो रहा है। यूरोपीय यूनियन में या डेवलप कंट्रीज़ में इन सब के स्टैंडर्ड्स वेल डिफाइंड है, यानी अगर आपने ग्रीन मीटर अप्लाई करना है, पाकिस्तान में भी डिफाइंड है वैसे, तो ये सारी प्रोटेक्शंस वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि आप कौन से लेवल पे हैं। और नेपरा ने भी अपने रूल्स में कुछ चीज़ें इसमें बताई हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। कम्युनिकेशन इंटरफेस जो है वो वाईफाई है, वाईफाई से भी आप कम्युनिकेट
कह सकते हैं, और RS485 है। उसके बाद जनरल डेटा में अगर हम आ जाते हैं तो आपके पास है ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज -40 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस है, विच इज़ बेटर देन IP21। IP21 जो है वो -10 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेटिंग रेंज होती है। और उसके बाद वो ये कहना है अबव 45 डिग्री डी रेटिंग। डी रेटिंग से मुराद ये है कि अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो ये वर्क तो करेगा, लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कम होंगी, यानी एफिशिएंसी कम होगी, जो पावर आउटपुट है वो कम हो जाएगी। तो 45 डिग्री सेल्सियस के नीचे नीचे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड करेगी। परमिसिबल एम्बिएंट ह्यूमिडिटी 0 to 100%। ऑब्वियसली ये IP65 है तो इसको आप कहीं पे भी आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद परमिसिबल एल्टीट्यूड हाइट, यानी कितनी हाइट पे सतह समंदर से ऊपर लेके जाके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 2000 मीटर है। उसके बाद नॉइस इसका लेस देन 30 dB है। लेस देन 30 dB का मतलब आप समझ तो इसके जो नॉइस है वो 30 dB है, और लेस देन 30 dB है जो कि बहुत ज़्यादा कम है। बिकॉज जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स बात कर रहे होते हैं, जो इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो इस वक्त आप देखें तो समवेयर अराउंड 70 to 80 dB आ रहा है। अगर आप ये देख सकें, मैं आपको दिखाऊं तो 70 to 80 dB के करीब जो है ये अवाइसेज हैं जो मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली यानी जो ह्यूमन बींग बात करते हैं उससे भी कम इसकी आवाज़ है। इंटीग्रेशन प्रोटेक्शन, इनग्रेस प्रोटेक्शन, IP रेटिंग IP65 ये आपको मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। आउटडोर में आप इसको रख सकते हैं। नॉन आइसोलेटेड टोपोलॉजी है। अच्छा, इसका जो मतलब है वो सर समझना और इम्पोर्टेंट है। नॉन आइसोलेटेड टोपोलॉजी का मतलब यह है कि जो इनपुट साइड से आपके पास करंट आ रहा है, ठीक है, वो सर्किट में आइसोलेटेड नहीं है, विच मीन्स कि अगर किसी भी वजह से कोई भी वायर इसकी बॉडी पे होता है, लीक होता है करंट, तो करंट लीक हो सकता है और आपको इसकी बॉडी से करंट लग सकता है, ठीक है, बट उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। वो सिर्फ तभी हो सकता है कि अगर इंटरनली कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है, करंट कहीं से रिलीज हो, तो वो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। बट आप इसको बिल्कुल ज़ीरो नहीं कह सकते। और नॉर्मली जितने भी इन्वर्टर इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं वो इसी टोपोलॉजी में आ रहे हैं। और ये चूँकि अपेरेंटली ये वाला जो इन्वर्टर है ये इन्होंने यूरोप में भी लॉन्च किया हुआ है, तो इसलिए सारी चीज़ें इन्होंने इतनी डिटेल में लिखी हुई हैं। वरना हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादा इन्वर्टर्स हैं जो IP21, उसमें ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं लिखी हुई। उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं ओवर वोल्टेज कैटेगरी। दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये सिर्फ मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे रेगुलेशंस हैं, तो वहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज यू डू नॉट नीड दैट थिंग। उसके बाद कैबिनेट साइज़ दिया हुआ है। कैबिनेट साइज से इन्होंने जो है MM में दिया हुआ है, 376, 470 to 241। ये इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए कि आपने जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि आप उसको इजीली इंस्टॉल कर सकें। ज़्यादातर लोग तो जो है वो छत पे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अगर आपने छत पे इसको इंस्टॉल नहीं करना, आप चाहते हैं कि इसको आप नीचे अपनी घर में या DB में कहीं पे इंस्टॉल करें, या स्पेशली जो लोग नए घर बना रहे हैं वो लोग बहुत सारे इस तरह से करते हैं कि वो ऑलरेडी जो है छत से वायर नीचे लेके आए हुए होते हैं अपनी DB के पास, वो DB के पास लगाते हैं। तो ये जो इसका पूरा साइज़ है, इस हिसाब से आप ऑलरेडी मतलब आपने ये सोचा हुआ है कि आपने नेटवर्क्स लगाना है, आपका नया घर बन रहा है, तो आप इतनी जगह उसके लिए छोड़ें लाजमी DB के साथ, ताकि जो है आपको लगाने में आसान हो। वेट इसका 19 किलोग्राम है, ठीक है, जो कि नॉर्मल जो इन्वर्टर्स हैं 5 किलोवाट 6 किलोवाट के उनसे भारी है, यानी जो IP21 इन्वर्टर्स हैं। टाइप ऑफ कूलिंग जो है वो नेचुरल कूलिंग है। इसके अंदर जो है अपना कूलिंग सिस्टम या कूलिंग कूलर लगे हुए होते हैं, वो फैन वाली कूलिंग नहीं है जो कि नॉर्मली जो हम लोग के IP21 के नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं उस तरह से नहीं है। इसके बैक एंड पे बेसिकली एक हीट सिंक लगा हुआ होता है, ठीक है। तो आप अगर इसके इन्वर्टर को देखें, इट्स रियली नाइस इन्वर्टर और काफ़ी खूबसूरत लगता है जब ये लगा हुआ होता है। टाइप उसके बाद वारंटी 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स तक सबकी वारंटी आती है, तो इसकी भी वारंटी 5 साल है। ग्रिड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो लोग जो कि नेट मीटरिंग करना चाहते हैं। तो नेपरा के जो रूल्स हैं उसमें जाके आप देख सकते हैं कि यही वाले हैं, आई एम श्योर कि यही वाले हैं क्योंकि इससे नेट मीटरिंग ऑलरेडी हो रही है। सेफ्टी और EMC स्टैंडर्ड, ये अगेन चूँकि ये इन्होंने इंटरनेशनली लॉन्च किया हुआ है,
और यूरोपीय यूनियन में है, तो इसलिए ये वाले सेफ्टी के जो सारे रेगुलेशंस हैं इनका होना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। होपफुली ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी आप लोगों के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मार्केट में नाइट्रॉक्स सबसे ज़्यादा हाई सेलिंग ब्रांड है। और सबसे ज़्यादा जो भी 5 किलोवाट या उससे ऊपर लगा रहे हैं लोग, उनकी पहली प्रायोरिटी नाइट्रॉक्स होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई फ़िल्टर साफ़ ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, तो नाइट्रॉक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नाइट्रॉक्स रफली तकरीबन 1.5 लाख रुपया महंगा है इसके जो भाई वर्जन है IP21 का, और तकरीबन 2 लाख रुपया महंगा है दूसरी कंपनी से IP21 के। तो अगर आप इन्वर्टेक्स के ही IP21 ले रहे हैं तो तकरीबन 1.5 लाख का फ़र्क है रफली। और अगर आप फ्रोनस वगैरह का ले रहे हैं तो तकरीबन 2-2.5 लाख का फ़र्क आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। अगर मज़ीद कुछ जानना चाहें तो मुझे बताइएगा, मज़ीद इस पर फिर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।